तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HIV दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के बारे में। तो समझिए कि ये आपका HIV वायरस है और HIV वायरस हमारे ह्यूमन बॉडी में उसका बेसिकली उसका टारगेट सेल होता है CD4 सेल। ठीक है, तो ये है HIV वायरस और उसका टारगेट है CD4 सेल। नाउ ये जो HIV वायरसेस होते हैं बेसिकली ये होते हैं RNA वायरस। ठीक है, नेक्स्ट हमको पता है कि पहला स्टेप क्या रहता है, फ्यूजन। नाउ फ्यूजन के लिए जो HIV वायरस का जो सरफेस है इसके ऊपर एक प्रोटीन रहती है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 41। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन 41 कहाँ पर रहता है, ये रहता है HIV वायरस के सरफेस पे। सिमिलरली ये जो CD4 सेल है इसके सरफेस पर भी एक प्रोटीन है जिसका नाम है CCR5, कीमोकाइम रिसेप्टर 5। ठीक है, कुछ CD4 सेल होते हैं जिनके ऊपर कुछ अलग तरीके की प्रोटीन रहती है जिसका नाम है CXCR4। ठीक है, नाउ क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 41 और CCR5 ये जो सरफेसेस पे पाए जाते हैं HIV वायरस और CD4 सेल के, ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद इनका फ्यूजन हो जाता है और फ्यूजन होने के बाद एक टनल सा फॉर्म हो जाता है HIV वायरस और CD4 सेल के बीच में। और इस टनल के थ्रू HIV वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल जो RNA है वो CD4 सेल के अंदर भेज देता है। ठीक है, नेक्स्ट CD4 सेल के अंदर भेजने के बाद हमको पता है क्या होगा, ये RNA वायरस है तो इसे हमें कन्वर्ट करना रहता है DNA में। तो बेसिकली क्या होता है, DNA का कन्वर्ट होता है RNA, मतलब DNA से RNA सिंथेसाइज होता है और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन हमें क्या करना है, RNA से DNA बनाना है, तो एक उल्टी चीज़ हो रही है, उल्टी मतलब रिवर्स चीज़ हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो क्या होता है इस CD4 सेल में RNA जो है वो कन्वर्ट होता है DNA में और इस प्रोसीजर को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम इन्वॉल्व है यहाँ पर उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ना एक बार ये DNA बन गया, ये लेकिन जो DNA बनता है ये एक इनएक्टिव DNA है। ठीक है, ये इनएक्टिव DNA है तो इसको हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए इसे हमको फ्यूज़ करना रहता है ह्यूमन सेल से। तो अब ह्यूमन सेल की DNA से, तो ह्यूमन सेल की DNA जो यहाँ पर अवेलेबल है वो होगी DNA जो CD4 सेल में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये है आपकी ह्यूमन DNA और ये है वायरल DNA। तो वायरल DNA और ह्यूमन DNA को फ्यूजन होता है। ठीक है, दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं और इंटीग्रेट होने के बाद वायरल DNA जो है एक्टिवेट हो जाता है। नाउ एक एंजाइम है जो इस वायरल DNA को ह्यूमन DNA से इंटीग्रेट करता है और इस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्टिवेशन ऑफ वायरल DNA। ना वायरल DNA एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, ये अपना काम करना शुरू कर देगा, उसका काम है रेप्लिकेशन। तो एक DNA से बहुत सारे DNA बनते हैं। नेक्स्ट ये DNA क्या करेंगे, नेक्स्ट DNA की रेप्लिकेशन होने के बाद का क्या प्रोसीजर है, यस इसके बाद का प्रोसीजर है ट्रांसक्रिप्शन, mRNA बनेगा और उसके बाद ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। तो बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये प्रोटीन बनते हैं ये होते हैं इनएक्टिव प्रोटीन। तो इस इनएक्टिव प्रोटीन को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनएक्टिव प्रोटीन को हम एक्टिवेट करते हैं और इसके लिए हमें चाहिए एक एंजाइम जिसका नाम है प्रोटीएज। ठीक है, तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीएज एंजाइम इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। नाउ जब ये जो प्रोटीएज एंजाइम है ये इसे एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे। तो ये जो एक्टिवेटेड प्रोटीन का मतलब क्या है, जो मैच्योर वायरस के जो पीसेस हैं वो बनने लगते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वंस ये प्रोटीन जो एक्टिवेट हो जाता है इसकी मैच्योरेशन हो जाती है। मैच्योरेशन मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर वायरस बन जाते हैं उस CD4 सेल में। और मैच्योर वायरस बनने के बाद में ये मैच्योर वायरस इस CD4 सेल को छोड़ के दूसरे CD4 सेल को इन्फेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है लाइफ साइकिल HIV वायरस का। नेक्स्ट, so if we stop this process then we can utilize the drug in the treatment of HIV। तो ये जो प्रोसेस हुआ है इतना सारा जो हमने अभी पढ़ा है, अगर इसमें से कोई एक प्रोसेस भी हम बंद कर दें तो HIV वायरस की मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाएगी। और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है,
तो पहला ऑप्शन क्या है एचआईवी को इनहिबिट करने के लिए? यस, पहला स्टेप क्या था एचआईवी वायरस के इन्फेक्शन में? जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है जो प्रेजेंट होती है एचआईवी के सरफेस पे, और CCR5 प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है CD4 सेल की सरफेस में। क्या होता है, दोनों का फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने के बाद दोनों के बीच में एक टनल फॉर्म होता है, और इस टनल के थ्रू वायरस जो अपना जेनेटिक मटेरियल है RNA वो भेजता है CD4 सेल के अंदर। तो ये था फ्यूजन, पहला स्टेप। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा ड्रग देंगे जिसके वजह से ये जो प्रोटीन्स है ग्लाइकोप्रोटीन 41 और CCR5 प्रोटीन, इन दोनों के बीच में एक दीवार सा बन जाए, जिसके वजह से ग्लाइकोप्रोटीन 41 और CCR5 का फ्यूजन ना हो सके। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 41 प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है एचआईवी के सरफेस पे, और CCR5 प्रोटीन प्रेजेंट होता है CD4 सेल की सरफेस में। तो इन दोनों का फ्यूजन अगर हम इनहिबिट कर दें तो वायरस का रेप्लिकेशन भी इनहिबिट होता है। तो ये दीवार और कुछ नहीं, ये एक ड्रग है जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन इनहिबिटर्स। तो हमारे पास कुछ ऐसे मेडिसिन, कुछ ऐसे ड्रग्स प्रेजेंट है, कुछ ऐसे ड्रग्स अवेलेबल है जिसके वजह से ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 और CCR5 के बीच का फ्यूजन जो है वो इनहिबिट कर सके। तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं फ्यूजन इनहिबिटर्स। तो ये पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, ये जो जेनेटिक मटेरियल सेंड करता है वायरस CD4 सेल के अंदर, वो जेनेटिक मटेरियल होती है RNA। तो हमको क्या करना रहता है, RNA को कन्वर्ट करना पड़ेगा DNA में, और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? यस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे एक ऐसी मेडिसिन जो ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसको इनहिबिट कर दे। क्योंकि अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो RNA DNA में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये है हमारा दूसरा ऑप्शन कि हम कुछ ऐसे ड्रग्स दें जिसके वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनहिबिट हो सके। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन ये है कि समझे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया और वायरस का DNA भी प्रोड्यूस हो गया, लेकिन जब वायरल DNA जो बनता है वो होता है इनएक्टिव DNA। तो इस इनएक्टिव DNA को हमको कैसे एक्टिवेट करना रहता है, मतलब वायरस कैसे एक्टिवेट करता है, ये ह्यूमन DNA के साथ इसका इंटीग्रेट हो जाता है, इंटीग्रेशन होता है। तो जब वायरल DNA ह्यूमन DNA से इंटीग्रेट होता है तो क्या होता कि वायरस का DNA की एक्टिवेशन हो जाती है, और ये इंटीग्रेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है उसका नाम है इंटीग्रेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप को इनहिबिट करने के लिए हम कुछ ऐसे मेडिसिन देंगे, कुछ ऐसे ड्रग्स देंगे जिसके वजह से ये एंजाइम इंटीग्रेज एंजाइम इनहिबिट हो सके। तो ऐसे मेडिसिन को हम बोलते हैं इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। ये था हमारा थर्ड स्टेप। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या होगा, समझिए कि इंटीग्रेशन हो गया, वायरस का रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन होने के बाद वायरल DNA क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बनेंगे, लेकिन ये जो प्रोटीन्स बनते हैं ये होते हैं इनएक्टिव प्रोटीन्स। तो इस इनएक्टिव प्रोटीन्स को हमें करना होगा एक्टिवेशन, और ऐसा करने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड है जिसका नाम है प्रोटीएज एंजाइम। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा वायरल HIV को इनहिबिट करने के लिए? यस, हमको कुछ ऐसे मेडिसिन देनी चाहिए जिसके वजह से ये प्रोटीएज एंजाइम इनहिबिट हो सके। तो ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है वायरस की मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करने के लिए। यस, पहली ऑप्शन क्या थी? पहली ऑप्शन ये थी कि हम उसका फ्यूजन इनहिबिट कर सके, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन इनहिबिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसका जो इंटीग्रेशन को है वो इनहिबिट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट कर सके, और फोर्थ ऑप्शन है कि प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट कर सके। ठीक है, तो वी हैव गॉट फ्यूजन इनहिबिटर्स, वी हैव गॉट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, वी हैव गॉट इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, एंड लास्टली वी हैव गॉट प्रोटीएज इनहिबिटर्स। So we have got 4 options for inhibiting human immunodeficiency virus। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जिसके वजह से हम HIV वायरस को इनहिबिट कर सकें। तो ये सारे ऑप्शंस हम देखते हैं एक के बाद एक। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्यूजन इनहिबिटर्स से। फ्यूजन इनहिबिटर्स के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसके प्रोसीजर के बारे में कि एक्चुअली फ्यूजन कैसा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है कि फ्यूजन को इनहिबिट कर सके। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 प्रोटीन प्रेजेंट होता है
HIV के सरफेस के ऊपर और CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है CD4 सेल के सरफेस के ऊपर। तो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 41 और CD4 रिसेप्टर का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक टनल फॉर्म होना ज़रूरी है। तो उस टनल की फॉर्मेशन के लिए CD4 सेल के सरफेस पे एक और को रिसेप्टर प्रेजेंट है। इस को रिसेप्टर का नाम है CCR5 को रिसेप्टर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिए, HIV वायरस के सरफेस पे प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन 41, CD4 सेल के सरफेस से प्रेजेंट है CD4 रिसेप्टर, प्लस फ्यूजन होने के बाद जो टनल फॉर्मेशन है, जो इसको दोनों प्रोटीन को डिज़ोल्व होने के लिए जो चाहिए, वो है CCR5 को रिसेप्टर्स। कुछ ऐसे CD4 सेल्स भी है जिसके ऊपर को रिसेप्टर कुछ दूसरी है, जो है CXCR4। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है वो उसका फ्यूजन CCR5 से भी होता है और CXCR4 से भी होता है। बट मैक्सिमम केसेस पे CD4 सेल के सरफेस पर जो को रिसेप्टर अवेलेबल है वो होती है CCR5। कुछ CD4 सेल होते हैं जिसका को रिसेप्टर होता है CXCR4। ठीक है, लेकिन फ्यूजन दोनों ही को रिसेप्टर से हो जाते हैं। और फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, यस, टनल फॉर्मेशन होता है को रिसेप्टर के वजह से। और टनल फॉर्म होने के बाद क्या होता है आपको तो पता ही है, जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो CD4 सेल के अंदर चला जाता है और फिर उसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है फ्यूजन इनहिबिट करने के लिए। हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम कुछ ऐसे ड्रग्स दें जिसके वजह से CD4 रिसेप्टर इनहिबिट हो सके। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है, CD4 रिसेप्टर इनहिबिटर्स। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जो वायरस के ऊपर के जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसे इनहिबिट कर सकते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन 41 इनहिबिटर्स भी हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल है। और लास्ट ऑप्शन ये है कि जो को रिसेप्टर है CCR5 को रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट ऑन CD4 सेल, इसे ही हम इनहिबिट कर सकें। ठीक है, तो फ्यूजन इनहिबिटर्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन है CD4 रिसेप्टर इनहिबिटर्स, सेकेंड वन है ग्लाइकोप्रोटीन 41 इनहिबिटर्स और थर्ड ऑप्शन है CCR5 को रिसेप्टर इनहिबिटर्स। तो इस ड्रग्स के एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, फ्यूजन इनहिबिटर सबसे पहला है CD4 रिसेप्टर इनहिबिटर्स। तो इसके इनहिबिट करने के लिए हमारे पास एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अवेलेबल है जिसका नाम है इबैलिजुमैब। तो इबैलिजुमैब क्या करता है, ये CD4 रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है जिसके वजह से फ्यूजन भी इनहिबिट हो जाता है। सेकेंड भी है हमारे पास है ग्लाइकोप्रोटीन 41 इनहिबिटर्स और इसका एग्जांपल है एनफ्यूविरटाइड। ठीक है, तो ये जो दोनों ड्रग है इबैलिजुमैब और एनफ्यूविरटाइड, ये दोनों इंजेक्शन है, इंजेक्टेबल्स है। ये ओरली हम ये मेडिसिन को नहीं ले सकते, ये इंजेक्टेबल्स है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन जो है हमारा CCR5 को रिसेप्टर इनहिबिटर, ये ड्रग हम ओरली ले सकते हैं और इसका नाम है मैरावायरॉक। ठीक है, तो ये तीनों है फ्यूजन इनहिबिटर्स का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो ड्रग है मैरावायरॉक CCR5 को रिसेप्टर इनहिबिटर, ये CCR5 को ही इनहिबिट करता है, ये CXCR4 को रिसेप्टर को इनहिबिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर समझे CD4 सेल के ऊपर CCR4 को रिसेप्टर प्रेजेंट है तो वो उसका आराम से इसका फ्यूजन हो सकता है HIV वायरस के थ्रू, क्योंकि मैरावायरॉक CCR5 को ही इनहिबिट करता है, CXCR4 को इनहिबिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था हमारे फ्यूजन इनहिबिटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के बारे में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का वर्क तो आपको पता ही है। जो RNA होता है HIV वायरस का, HIV वायरस में जेनेटिक मटेरियल RNA होती है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है DNA में और इसके लिए हमको एंजाइम चाहिए जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और जो एंजाइम्स इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, वैसे ड्रग्स को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। तो बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स 2 तरीके के होते हैं, एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के बारे में। और इसके बारे में आपको ग्रॉसली आपको इसका आइडिया होगा ही, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एंजाइम्स क्या करते हैं। कॉम्पिटिटिव एंजाइम मतलब कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स, जो सबस्ट्रेट है वो उसी की तरह दिखते हैं, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है सबस्ट्रेट के तरह ही दिखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप देखा गए
कॉम्पिटेटिव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स मतलब ये इनहिबिटर्स का जो शेप है वो सबस्ट्रेट की तरह ही है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट क्या होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का वर्क क्या है, इसका वर्क यह है कि वो आरएनए को कन्वर्ट करता है डीएनए में। ठीक है, तो समझिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ये है आरएनए, और ये जो लाल लाल रंग का जो आपको दिख रहा है ये है आपका एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड जो है इसको लेने के बाद आरएनए को कन्वर्ट करेगा डीएनए में। ठीक है, ये एक एक न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को डालेगा और ज्वाइन करने के बाद आरएनए कन्वर्ट होगा डीएनए में। ठीक है, तो ये है इसका एक्शन। ठीक है, ये इसका एक्शन है। लेकिन हम किस बारे में बात करें, हम बात करें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के बारे में। तो क्या होता है, ये जो ड्रग्स जो है इसका जो शेप है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की तरह ही होगा, तो जिसकी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं ये भी न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड ही है, और इस तरह ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ही ले लेगा, और जिसकी वजह से डीएनए की सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। लेकिन ये कैसे दिखता है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड की तरह ही दिखता है, इसलिए इसका नाम दिया है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इसका एब्रीवेशन है NRTIs। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स मतलब क्या है, ये है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, एब्रीवेटेड एज NRTI। इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की तरह ही दिखता है, जिसकी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कंफ्यूज खा लेता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स के बारे में, इसका जो ड्रग्स है इसका स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की तरह नहीं दिखता है, इसलिए इसे हम कहते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के बारे में, दैट इज NRTIs। नाउ कुछ ऐसे ड्रग है जो न्यूक्लियोटाइड को इनहिबिट करते हैं या न्यूक्लियोटाइड की तरह देखते हैं, कुछ ड्रग्स हैं वो न्यूक्लियोसाइड की तरह दिखते हैं। तो हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, सिर्फ एक ही ड्रग आता है इसमें, टीनोफोविर। नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इसके काफ़ी एग्जांपल्स हैं, जाइडुवोडिन, लैमिवोडिन, स्टावोडिन, डाइडानोसिन, ज़ालसिटाबिन, एम्ट्रिसिटाबाइन एंड अबाकाविर। तो ये सारे क्या है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। नाउ NRTIs एज अ ग्रुप, इसका कॉमन एडवर्स इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड एक्यूट पैनक्राइटिस। तो इसमें ये जो ड्रग है स्टावोडिन, इसके वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के लिए, और डाइडानोसिन का ज़्यादा चांसेस है एक्यूट पैनक्राइटिस के लिए। लेकिन ये जो ड्रग है लैमिवुडिन, ये सेफेस्ट ड्रग है, क्योंकि इसके लैमिवुडिन लेने के बाद बहुत ही लो चांसेस है पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एक्यूट पैनक्राइटिस होने के। नेक्स्ट जो जाइडुवोडिन जो ड्रग है, इससे बोन मैरो सप्रेशन के भी चांसेस है, हड्डियां गलने लगती है। और जो ड्रग है अबाकाविर, इट इज़ प्री डिस्पोज फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो दिल की बीमारी है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अबाकाविर की वजह से ये बढ़ सकती है। लेकिन अगर हमने इसके एडवर्स इफेक्ट पढ़ा है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी है इन ड्रग्स के बारे में, जैसे कि ये NRTI का और क्या यूज़ है, ये हेपेटाइटिस बी में भी इफ़ेक्टिव होती है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 ड्रग है, लैमिवोडिन, एम्ट्रिसिटाबाइन एंड टीनोफोविर। ठीक है, लैमिवोडिन, एम्ट्रिसिटाबाइन एंड टीनोफोविर। तो ये तीनों ड्रग हम हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को इनहिबिट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप याद कर सकते हैं निमोनिक लेट, LET लेट। लेट मतलब लैमिवोडिन, एम्ट्रिसिटाबाइन, टीनोफेविर। लेट से क्या होता है, लेट से हेपेटाइटिस बी का भी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स का फर्स्ट सब टाइप है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, और ये रहे इनके एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के बारे में, NNRTIs। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस ग्रुप के बारे में याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट है, दीज ड्रग्स आर नेवर गिवन अलोन। ये ड्रग्स अकेले नहीं देते। क्यों नहीं देते, डर जाते ये लोग?
नहीं नहीं, डरते नहीं। इसके अगर ये अकेले दे तो इसका रेजिस्टेंस पैदा होने के चांसेस है। रेजिस्टेंस मतलब एक बार, दो बार, तीन बार दे दिया, चौथी बार ये इसका ड्रग का एक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे जो बॉडी के अंदर जो वायरस है वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। इसके लिए ये ड्रग्स को कभी अकेले नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट HIV-1। ठीक है, तो इसका एक्टिविटी HIV-1 के इनहिबिट ही कर सकता है। HIV-2 के खिलाफ ये इसका कोई एक्शन नहीं है। तो NNRTI सिर्फ HIV-1 के अगेंस्ट ही इफेक्टिव है। और तीसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय माइक्रोसोमल एंजाइम्स। तो अगर ये माइक्रोसोमल एंजाइम से इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होगा? येस, दे आर मोर प्रोन टू ड्रग इंटरैक्शन। ड्रग इंटरैक्शन के चांसेस ज़्यादा है NNRTI से। तो चलिए इसके ड्रग्स के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास इसके दो क्लास है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल्स हैं एफावेरेंस, नेविरापाइड एंड डेलाविरडिन। तो ये आप याद कर सकते हैं निमोनिक एंड मतलब फर्स्ट जनरेशन, और इसके एग्जांपल्स क्या है? एफावेरेंस, नेविरापाइन एंड डेलाविरडिन। सेकेंड जनरेशन के एग्जांपल्स यहाँ पर भी तीन ही ड्रग्स हैं, रेलपिविरिन, एट्रावायरिन एंड डोरावायरिन। इसको आप याद कर सकते हैं निमोनिक रेड। एंड ड्रग्स फर्स्ट जनरेशन, रेड ड्रग्स सेकेंड जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट में एंड होता है, सेकेंड में रेड होता है। तो ये है एग्जांपल्स NNRTI के बारे में। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेविरापाइन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब अगर कोई माँ है जो प्रेग्नेंट, मतलब कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है और वो HIV पॉजिटिव है, तो चांसेस है कि उस माँ का इन्फेक्शन, उसके पेट के अंदर के जो बच्चा है उसको भी इन्फेक्शन हो सके। तो वो इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हम नेविरापाइन देते हैं। तो नेविरापाइन बेसिकली वो जो जस्ट जो बच्चा पैदा होता है तो उस पैदा हुए बच्चे को हम नेविरापाइन देते हैं कि उसको HIV इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो नेविरापाइन किसके लिए यूज़ होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेविरापाइन के बारे में, इट इज़ हिपैटोटॉक्सिक। हिपैटोटॉक्सिक मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लीवर को डैमेजिंग करने वाला ड्रग है। तो अगर लीवर को डैमेजिंग करने वाला ड्रग है तो इसके साथ कोई ऐसा ड्रग ना लें जिसकी वजह से लीवर डैमेज हो सके। जैसे कि हमारा एंटी ट्यूबुलर ड्रग होता है आइसोनियाजेड, पायराजिनामाइड, इथेनोमाइड, ये सारे जो एंटी TB ड्रग्स हैं वो भी हिपैटोटॉक्सिक है। तो अगर हम एक हिपैटोटॉक्सिक ड्रग ले रहे हैं तो इसके साथ कोई ऐसा ड्रग ना लें जिसके वजह से भी हिपैटोटॉक्सिक हो सके। ठीक है, क्योंकि लीवर की टॉक्सिसिटी का चांसेस, लीवर डैमेज का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके वजह से। ठीक है, तो ये है आपका नॉन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के ड्रग्स के एग्जांपल्स। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग, दैट वाज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। नाउ हम प्रोसीड करेंगे इंटीग्रेस इनहिबिटर्स की तरफ। और इंटीग्रेस एंजाइम का तो वर्क आपको पता ही है। जो भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो DNA बनता है वो होता है इनएक्टिव DNA। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना रहता है ह्यूमन DNA से, और इस इंटीग्रेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो होती है इंटीग्रेस। तो बेसिकली हम क्या करना है, हमें इस एंजाइम को इनहिबिट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेस इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स है राल्टिग्राविर, एल्विटिग्राविर, डोलुटिग्राविर। ठीक है, और ये जो ड्रग्स है इंटीग्रेस इनहिबिटर्स, ये जो हार्ट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली ये आते हैं फर्स्ट लाइन थेरापी। ठीक है, तो जो HIV की जो ट्रीटमेंट की जो थेरापी है जिसको हम बोलते हैं हार्ट थेरापी, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग हमें देना चाहिए एक NRTI प्लस एक NNRTI, या तो फिर उसकी जगह इंटीग्रेस इनहिबिटर हम दे सकते हैं। ठीक है, तो यह फर्स्ट लाइन हार्ट थेरापी में इंटीग्रेस इनहिबिटर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एल्विटिग्राविर के बारे में। तो बेसिकली हम एल्विटिग्राविर अलोन, अकेले नहीं लेते, इसके साथ हम एक और ड्रग लेते हैं जो है कोबिस्टैट। ठीक है, एल्विटिग्राविर हम लोग कोबिस्टैट के साथ लेते हैं। पर क्यों? कोबिस्टैट है क्या? कोबिस्टैट बेसिकली है एक माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर, और ये इनहिबिट करता है CYP3A4 एंजाइम को। तो इससे क्या रिलेशन है? तो इससे ये रिलेशन है कि
एल्विडिग्राविर जो ड्रग है ये बेसिकली इसका मेटाबॉलिज्म होता है CYP3A4 से। तो अगर हम CYP3A4 एंजाइम को इनहिबिट कर सके तो एल्विडिग्राविर का जो एक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो एल्विडिग्राविर का एक्शन इंक्रीज़ करने के लिए हम इसे देते हैं कोबिस्टैट के साथ, ठीक है। तो ये है हमारा इंटीग्रेस इनहिबिटर्स के बारे में, ठीक है। ये है इंटीग्रेस इनहिबिटर्स जिसके ड्रग के एग्जांपल है रैल्टिग्राविर, एल्विडिग्राविर एंड डोलिटिग्राविर। नेक्स्ट लास्टली हमारे लास्ट क्लास ऑफ ड्रग है प्रोटीएज इनहिबिटर्स, और इसका एक्शन आपको पता ही है। जो इनएक्टिव प्रोटीन है इसको हमको कन्वर्ट करना है एक्टिव प्रोटीन में जो होता है प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू। तो हम बेसिकली इस एंजाइम को इनहिबिट करना है। तो प्रोटीएज एंजाइम इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स हैं रेटोनाविर, लोपिनाविर, एम्प्रीनाविर, फॉस्फएम्प्रीनाविर, अटाजानाविर, सेक्विनाविर एंड नेल्फिनाविर, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोटीएज इनहिबिटर्स के बारे में, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय माइक्रोमोसोमल एंजाइम CYP3A4, ठीक है। तब अगर ये माइक्रोसोमल एंजाइम से इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ड्रग इंटरेक्शन करे। मतलब अगर हम प्रोटीएज इनहिबिटर को देते हैं किसी एंजाइम इंड्यूसर्स के साथ में, तो एंजाइम इंड्यूसर क्या करता है, ये एंजाइम का जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर देता है। और अगर एंजाइम का नंबर इंक्रीज़ कर दे तो क्या होगा, ये एंजाइम प्रोटीएज इनहिबिटर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही फास्ट कर देगा। तो इसके वजह से प्रोटीएज इनहिबिटर्स की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम प्रोटीएज इनहिबिटर दें एंजाइम इनहिबिटर के साथ, तो एंजाइम इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम इनहिबिटर इस एंजाइम का नंबर कम कर देता है। मतलब अगर 10 एंजाइम दें तो उसमें 9 एंजाइम्स को इनहिबिट कर दें और सिर्फ एक अकेला एंजाइम बचता है, और एक अकेला एंजाइम क्या कुछ करे। तो इसके वजह से प्रोटीएज इनहिबिटर का मेटाबॉलिज्म है वो इनहिबिट करता है, और इसके वजह से इसकी जो एक्शन है, इसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट है, दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय माइक्रोसोमल एंजाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीएज इनहिबिटर्स देमसेल्व्स आर CYP3A4 इनहिबिटर। हाँ, जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स है वो खुद ही माइक्रोसोमल एंजाइम CYP3A4 को इनहिबिट करता है। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो ड्रग है जो बहुत ही स्ट्रांगली CYP3A4 को इनहिबिट करता है उस ड्रग का एग्जांपल है रिटोनाविर, ठीक है। तो रिटोनाविर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर है। मतलब अगर हम रिटोनाविर को दें लो डोज में तो ये माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट करता है, और अगर हम हाई डोज में दें तब जाके ये प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम रिटोनाविर को यूज़ ही करते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जो प्रोटीएज इनहिबिटर है जैसे कि लोपिनाविर, एम्प्रीनाविर, फॉस्फएम्प्रीनाविर सो ऑन सो फोर्थ, तो इसे हम देते हैं रिटोनाविर के साथ में, ठीक है। तो सारे प्रोटीएज इनहिबिटर्स को हम लोग थेरापेटिक डोज में देते हैं और रिटोनाविर को हम देते हैं लो डोज में। तो लो डोज में देने की वजह से क्या करेगा, रिटोनाविर माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से जो दूसरे प्रोटीएज इनहिबिटर्स है इसका एक्शन, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाता है और इसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो इसको हम बोलते हैं बूस्टेड प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है। तो हम अगर बोल देंगे कि इसको बूस्टेड प्रोटीएज इनहिबिटर्स दे दो, बूस्टेड प्रोटीएज इनहिबिटर मतलब कोई भी एक प्रोटीएज इनहिबिटर जैसे कि लोपिनाविर हम देते हैं रिटोनाविर के साथ में। अगर हम बोलें कि इस इंसान को प्रोटीएज इनहिबिटर दे दो तो कोई भी एक जैसे कि लोपिनाविर दे दो या तो फिर अटाजानाविर दे दो। अगर हम बोलते हैं कि इसे हमको बूस्टेड प्रोटीएज इनहिबिटर देना है, बूस्टेड मतलब रिटोनाविर को साथ में दे दें, ठीक है। तो ये रिटोनाविर क्या करता है, प्रोटीएज इनहिबिटर की जो एक्शन है वो बूस्ट करता है, इसे हम बोलते हैं बूस्टेड प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है। तो ये है प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ठीक है। और ये सारे ड्रग्स है एंटी वायरल ड्रग जिससे हम HIV इन्फेक्शन को इनहिबिट कर सके, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो एंटी वायरल ड्रग के बारे में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे HIV की ट्रीटमेंट के बारे में। तो HIV की ट्रीटमेंट के लिए जो थेरापी यूज़ करते हैं इसे हम बोलते हैं हार्ट थेरापी। हार्ट थेरापी मतलब हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी।
रेट्रोवायरल मतलब जो HIV का जो वायरस है वो रेट्रोवायरस है। तो ये जो थेरापी है इसका हमने नाम दिया है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी। तो कुछ क्वेश्चंस है इसके बारे में, जैसे कि क्या सारे पेशेंट्स को हम लोग हार्ट थेरापी देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कितने दिनों तक या कितना लंबा ये हार्ट थेरापी चलेगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि इस ट्रीटमेंट में हम एक्चुअली कौन से ड्रग्स कौन से मेडिसिन यूज़ करने चाहिए। तो इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग देखते हैं एक के बाद एक। तो पहला क्वेश्चन है डू ऑल पेशेंट्स रिक्वायर ट्रीटमेंट, क्या सारे पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और इसका आंसर है येस। सो 2016 गाइडलाइन जो WHO ने दी है उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि सारे जो भी पर्सन है HIV के इन्फेक्टेड पीपल है उन सभी को हमें हार्ट थेरापी देनी चाहिए। तो 2016 गाइडलाइन से पहले क्या होता था कि उनकी CD4 काउंट के हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन हम लोग ये करते थे कि मतलब CD4 काउंट अगर कम है या ज़्यादा है उसके हिसाब से हम उनको ड्रग्स देते थे। लेकिन अभी ऐसे है कि CD4 काउंट चाहे जो भी हो, सिम्टम्स चाहे जो भी हो, अगर वो बंदा HIV इन्फेक्टेड है तो उसे हमको हार्ट थेरापी देनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन था कि हाउ लॉन्ग वी शुड गिव द ट्रीटमेंट, तो मतलब हार्ट थेरापी कितना लंबा चलेगा, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 25 साल, कितना लंबा हमें हार्ट थेरापी देना चाहिए। तो इसका आंसर है लाइफ टाइम, मतलब मरने तक उस इंसान को हार्ट थेरापी लेनी चाहिए। लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस हार्ट थेरापी में एक्चुअली कौन से ड्रग्स इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर है कि मिनिमम 3 ड्रग्स। ओके, जो भी हमारे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो भी एंटीवायरल ड्रग है तो उनमें से मिनिमम 3 एंटीवायरल ड्रग एंड मिनिमम ऑफ 2 ग्रुप्स। ओके, मतलब सारे के सारे 3 ड्रग्स एक ग्रुप से बिलोंग नहीं होते, मतलब सारे ड्रग्स सारे के सारे 3 ड्रग्स न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर NRTI या सारे 3 ड्रग्स NNRTI या सारे 3 ड्रग प्रोटीज इनहिबिटर ऐसे नहीं होने चाहिए। 3 ड्रग देने चाहिए जिसमें से मिनिमम 2 ग्रुप्स हो। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं कि 2 NRTI प्लस 1 NNRTI और 1 इंटीग्रेज इनहिबिटर। ठीक है, तो ये लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग ये कॉमनली जो ड्रग है ये यूज़ करते हैं। तो रेजाइमन में मेनली कैसे इंक्लूडेड है कि एक जाइडोविडिन दे दो प्लस एक लैमिवुडिन दे दो, ये दोनों ही ड्रग NRTI है, प्लस एक नेविरापाइन दे दो, सो नेविरापाइन NNRTI है। तो ये कॉमनली ये एक ड्रग थेरापी है हार्ट की। नहीं तो इसके अलावा हम और एक थेरापी यूज़ कर सकते हैं जो है टीनोफोविर। टीनोफोविर भी NRTI है, प्लस लैमिवुडिन ये भी NRTI है, प्लस एफावेरेंस एंड NRTI। तो ये 2 कॉमनली यूज्ड फर्स्ट लाइन रेजाइमन है HIV के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारी हार्ट थेरापी के बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। तो इसका मतलब क्या है, पोस्ट मतलब बाद में, एक्सपोजर मतलब हम उस इन्फेक्शन के जो वायरस है उससे हम लोग का एक्सपोजर हो गया, मतलब हमारे बॉडी के अंदर वो चले गए। प्रोफाइलैक्सिस मतलब उसको कैसा उसकी इन्फेक्शन रोके, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो बेसिकली ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हैं जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, इनके लिए ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होती है। मतलब क्या होता है, समझो कि कोई नर्स हो गया तो वो ब्लड सैंपल लेता है HIV इन्फेक्टेड पेशेंट से। तो ब्लड सैंपल लेते वक्त एक्सीडेंटली क्या होता है, अचानक से समझिए कि वो नीडल उस नर्स को लग गई, तो वो नर्स तो अभी परेशान हो जाएगी, अरे मुझे तो नीडल लग गई, HIV इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल मुझे लग गई, अब मुझे तो HIV इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये चांसेस है, तो ये चांसेस ये HIV इन्फेक्शन वो नर्स में ना हो, इसके लिए हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। ठीक है, तो अब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के रिलेशन में हमको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि हाउ लॉन्ग वी शुड यूज़ दीज ड्रग्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। मतलब वो नर्स को नीडल लग गई तो कितने कितने दिनों तक उसे वो इन्फेक्शन ना हो इसके लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर है 28 डेज, जैसे कि 4 हफ्ते। तो 4 हफ्तों तक हमको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस उस नर्स को देना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन शुड वी स्टार्ट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। मतलब कभी उस नर्स को नीडल लग गया, लगने के बाद हम कौन सा एक मुहूर्त तय करें कि इसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की मेडिसिन दें।
तो मुहूर्त नहीं देखना है, हमको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट चालू करना है। और लास्ट मैक्सिमम है विदिन 72 आवर्स, यानी कि 3 दिन। तो 3 दिन के अंदर ही हमको ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस उस नर्स को देना चालू करना पड़ेगा। अगर 72 घंटे के बाद अगर हमने ट्रीटमेंट चालू किया है तो चांसेस है कि उस नर्स को HIV इन्फेक्शन हो जाए। तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको उसका पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस करना पड़ेगा, और उसकी लास्ट लिमिट है 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्रग्स। तो हमको कौन से ड्रग्स देने चाहिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए। तो इसका आंसर है हमको देना चाहिए टीनोफोविर प्लस लैमिवोडिन प्लस प्रोटीएस इनहिबिटर, वो भी बूस्टेड प्रोटीएस इनहिबिटर। तो बूस्टेड मतलब हमको ड्रग के साथ एक रिटोनोविर जुड़ाना चाहिए, मतलब या तो हम अटाजिनाविर प्लस रिटोनोविर दे या तो फिर लोपिनाविर प्लस रिटोनोविर। तो रिटोनोविर के बारे में तो आपको पता ही है, वो दूसरे प्रोटीएस इनहिबिटर की एक्शन को बूस्ट करता है। समझिए कि कोई किसी कारण के वजह से हम प्रोटीएस इनहिबिटर नहीं दे सके तो उसके बदले हम देंगे इफावेरेंस, ठीक है। तो ये है आपकी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रिवेंट वर्टिकल एक्सपोजर। वर्टिकल एक्सपोजर मतलब समझो कि कोई एक लेडी है, कोई एक औरत है जो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो औरत HIV की इन्फेक्टेड है, मतलब HIV पॉजिटिव है वो औरत। और ऑब्वियसली अगर वो कोई बच्चा डिलीवर करेगी तो वो बच्चा भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमको मदर से बेबी को HIV इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन है वो रोकना है। तो इस रुकावट को हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ वर्टिकल एक्सपोजर, ठीक है। वर्टिकल एक्सपोजर मतलब माँ से बच्चे को जो HIV इन्फेक्शन पास होता है उसको वर्टिकल एक्सपोजर बोलते हैं। तो हमको ये प्रिवेंट करना है, तो हम इसको बोलते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ वर्टिकल एक्सपोजर। तो इसमें क्या होता है कि माँ और बच्चे दोनों को ही हमको कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं। तो माँ को हमको क्या देनी चाहिए, यस माँ तो है HIV पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली उसको पूरा का पूरा हार्ट थेरापी देना चाहिए, पूरे के पूरे 3 ड्रग्स, ठीक है। मिनिमम ऑफ 3 ड्रग्स और मिनिमम ऑफ 2 ग्रुप्स। तो वो वाला हार्ट थेरापी हमको उस माँ को देना चाहिए। और कितने दिनों के लिए देना चाहिए, यस लाइफ लॉन्ग। ये तो हमने अब कुछ मिनटों पहले पढ़ा ही था कि हार्ट थेरापी हमको पूरी ज़िंदगी मरने तक उसे देना चाहिए HIV पॉजिटिव इन्फेक्टेड पर्सन को। तो यहाँ पर HIV पॉजिटिव इन्फेक्टेड पर्सन कौन है, मम्मी है, तो मम्मी को दे दो पूरी की पूरी हार्ट थेरापी लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट, जो वो बच्चा पैदा हो जाएगा उसको भी चांसेस है कि HIV इन्फेक्शन हो जाए, तो इसके लिए उस बच्चे को भी हमको कुछ ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो उस बच्चे को डिलीवरी के बाद से हम देंगे नेविरापाइन 6 हफ्तों के लिए, ठीक है। ना समझिए कि उस माँ ने पहले से ही नेविरापाइन लिया था, तो चांसेस है कि उस बच्चे में रेजिस्टेंस डेवलप हो, कि नेविरापाइन का एक्शन ना हो। तो इसके लिए अगर नेविरापाइन उस माँ ने पहले से लिया है तो उस बच्चे को हम देंगे ज़ाइडुवोडिन। तो ऐसा बच्चे के लिए हम देंगे नेविरापाइन, लेकिन अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए उसके प्रिवेंशन के लिए हम उनको देंगे नेविरापाइन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो HIV की ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू।